नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से करेंगे। आज है 18 मार्च और आज की कुछ हम लोग करंट अफेयर्स पर चर्चा करें, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो करंट अफेयर्स हमारा होता है ये आपकी यूपी पीसीएस के एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम, आरओआर का एग्जाम और इसके साथ साथ में जो भी आपके वनडे एग्जाम होते हैं, चाहे पेट का एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एससी में लेखपाल, लोअर पीसीएस, बाकी जो एग्जाम हो, बीओ का एग्जाम हो आपका, या फिर आपका यूजीसी नेट, सीएसआर नेट से लेकर के जो भी अनदर एग्जाम्स आपके होते हैं, या आप सीयूईटी वगैरह का एग्जाम आप देंगे तो उसमें जो भी करंट अफेयर्स आते हैं वो आपके लिए यहां से मिल जाएंगे। तो आपके हित मित्र या जो भी साथी संगी हैं आप उनको हमारा वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनको एक बेहतर कंटेंट मिल सके। ठीक है, चलिए। और हम लोग का लक्ष्य यही है कि आगामी जो भी परीक्षाएं आपकी होने वाली हैं उन सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स का एक भी प्रश्न गलत ना होने पाए। ठीक है, तो ये टारगेट है। बाकी हम लोग देखते हैं कि कितना खरा उतर पाते हैं। ठीक है, प्रयास हमारा बेहतर करने का, बेहतर करेंगे इसी उम्मीद के साथ हम लोग हर एक दिन जो है बहुत बेहतर करने का प्रयास करते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताइए भाई सिक्किम की राजधानी क्या है। ठीक है, तो सभी लोगों ने इसका उत्तर सही दिया था, एक ही दो लोग ने तो दिया था। आप लोग उत्तर नहीं देते हैं आंसर में, ये मुझे बड़ा खेद नजर आता है। आपके कमेंट्स बॉक्स को देख करके कोई आपसे जबरदस्ती शादी तो नहीं कर लेगा, ना आपको कोई काला पानी कर देगा, ठीक है, ना आपको कहीं कोई भगा ले जाएगा। सिंपल सी बात है। तो जब प्रश्न पूछता हूं भाई तो आप लोग उसका उत्तर क्यों नहीं देते हैं? मुझे मेरी समझ से परे है। अभी मैडम का मैसेज आ जाए, सर का मैसेज आ जाए, साहब जी क्या करे, तो टिक 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 आप लोग मैसेज करना शुरू कर देंगे, है ना। दुनिया भर के मैसेज रात दिन करते रहेंगे, लेकिन जहां पर पढ़ाई की बात आती है वहां पर आपका मन संकुचित हो जाता है और यही आपकी असफलता का कारण है। आपको यहां पर इसका उत्तर देने में क्या हर्ज था, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। फिर आप कहेंगे हृदय सर आप डांटते बहुत हैं। डांटते इसीलिए हैं क्योंकि जो काम आपको करना चाहिए था वो काम आप नहीं करते हो, और जो नहीं करना चाहिए वो काम आप करते हो। फिर एक लंबा टाइम में आपको सक्सेस में लग जाता है, फिर कहते हो सर सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इसीलिए नहीं हो रहा है कि जो टीचर कहता है उसकी सुनते नहीं हो, आप अपने मन की करते हो। इसीलिए सिलेक्शन ना होने का सबसे बड़ा रीजन यही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक उत्तर अगर दे देंगे, यही प्रश्न आ जाए, आप सोचिए कि 24-25 दिन क्लास होती है, 24-25 प्रश्न आपके हो गए इसी रूप में, और डेफिनेटली यहां से प्रश्न बनेंगे और बने हैं। 7 मई या 7 जून से संभवतः मैंने करंट अफेयर्स कराना शुरू किया था। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए परीक्षाओं का कि प्रश्न आए हैं कि नहीं आए हैं, लेकिन आप सुनते नहीं हैं। आप उत्तर दे देंगे इसका तो मुझे इसका कोई डिकोड एग्जाम कोई पैसा नहीं देगा और ना मेरी कोई रीच बहुत बढ़ जाएगी। आपके उत्तर देने पर फायदा यह होता है कि आपको इसका फायदा होता है और मुझे लगता है कि हां आप उत्तर देने में गंभीर हैं, तो अच्छा लगता है, फीलिंग अच्छी आती है। लेकिन आप देते नहीं उत्तर, फिर कहेंगे हृदय सर आप बहुत डांटते हैं। डांटने वाला काम करते हैं आप लोग। काम अच्छा किया करिए, नहीं तो जीवन गुलगप्पा हो जाएगा और फिर कुछ नहीं कर पाइएगा। चलिए खैर, अभी अनवांटेड कमेंट्स फेसबुक पे करना हो ना, आपको टिक 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 करते रहेंगे। जातिवादिता पर, ब्राह्मणवाद पर, एससी एसटी पर, ओबीसी पर, है ना, जो है ईरान में कौन मर गए कौन जिंदा हो गए, है तौबा मचाने के लिए, इस पर आप दुनिया भर के आप मैसेज करते रहेंगे, रिप्लाई पे रिप्लाई। लेकिन जहां पढ़ाई की बात आएगी, जहां नोट्स बनाने की बात आएगी, जहां रिविजन करने की बात आएगी, जहां तहसील लगाने की बात आएगी, आपके हाथ पांव फूल जाएंगे एकदम से। अरे सर कैसे सर, टाइम सर नहीं मिलता सर। टाइम जब 42 मिलेगा तब ना मिलेगा। चाय पे गप्पे मारने चले जाएंगे तो 4 दिन तक गप्पे ही मारते रहेंगे वहां बैठ करके, कैसे काम चलेगा? फिर कहेंगे सर सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप पढ़ते नहीं ईमानदारी पूर्वक। अपने दिल पे हाथ रखिए और पूछिए अपने अंतर्मन से कि क्या आप वास्तव में तैयारी करते हैं कि नहीं तैयारी करते हैं। सोचना कभी इस बात को आप लोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए खैर, देखो भाई एक बात, सिद्धांत मेरा है, सिंपल सी बात है, मेरे साथ हो तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नहीं दिखे करंट मेरे अफेयर्स कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ रहोगे तो पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के आदी हैं, सफलता के आदी हैं तो करिए, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए। कृषि खाद्य प्राणियों में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन। कुछ लोग मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ बात तो सर सही कह रहे हैं। सही ही कहता हूं, आप नहीं मानते उसको तो क्या कर सकते हैं। हाल ही में 12 से 14 मार्च 2026 तक नई दिल्ली में कृषि खाद्य प्राणियों में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन इन एग्री फूड सिस्टम, GCWAS 2026 का अभी हाल ही में सफलतापूर्वक क्या किया गया है, आयोजन किया गया है। ठीक है, कब से कब तक किया गया है? 12 से 14 मार्च के मध्य में किया गया है। कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। ध्यान, किस पर बैठक थी ये? कृषि खाद्य प्राणियों में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन। अपने आप पे
ये विमेन पर बेस्ड सम्मेलन था अपने आप में, इसलिए आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो टिक लगे, हाथ लगा लीजिए। दूसरा, इसका उद्घाटन जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। ठीक है, यह आयोजन विशेष रूप से इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने यानी कि यूनाइटेड नेशन ने, अब यहां पर फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यूनाइटेड नेशन ने वर्ष 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष जो है घोषित किया है अपने आप, अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। आप जानते होंगे कि इस समय सरकार महिलाओं को कृषि में जो है उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए उनके लिए लगातार कार्यक्रम जो है चला रही है। और खास बात यह है कि यूनाइटेड नेशन ने 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है, इसलिए यह फैक्ट अपने आप पे क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जो इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं वह भी महिलाओं के विकास के लिए काम कर रही हैं, और जो भारत सरकार है वह भी जो है महिलाओं की उपस्थिति जो है कृषि कार्यों में व्यापक स्तर पर हो और वह आत्मनिर्भर होकर के जो है सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ सके, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। ठीक है, चलिए अब आयोजन से कुछ जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य हैं। तिथि क्या है इसके आयोजन की, 12 से 14 मार्च 2026। स्थान कहां पर, भारत रत्न श्री सुब्रह्मण्यम हॉल ICRI कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में किया गया था। इसके मुख्य थीम क्या थी, प्रगति को गति देना, नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना, यानी कि ड्राइविंग प्रोग्रेस, अटेंडिंग न्यू हाइट्स। ठीक है, प्रतिभागिता की बात करते हैं तो इस सम्मेलन में 18 देशों के नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों और उद्यमियों और महिला किसानों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, मुख्य आयोजक संस्थाएं, इसमें 3 दिवसीय इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन मुख्य रूप से ट्रस्ट फॉर एडवांस्ड ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज द्वारा निम्नलिखित प्रमुख संस्थाओं के सहयोग से किया गया। वो कौन कौन सी प्रमुख संस्थाएं जिनके माध्यम से इसको किया गया, तो नंबर 1 क्या है आपका, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको क्या बोलते हैं, ICAR, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो इसकी तत्वाधान में। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान, इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, पर सलाहकार समूह यानी कि OGIAR। तीसरा, ये दूसरा हो गया। तीसरा, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, PPVNFRA। तो इन तीनों के संयुक्त प्रयासों के फलस्वरूप या इनके तत्वाधान के फलस्वरूप जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ठीक है, क्या उद्देश्य था इसका, उद्देश्य था कृषि और खाद्य प्रणाली में महिलाओं की भूमिका, नेतृत्व और भागीदारी को मान्यता देना और उसको मजबूत करना अपने आप पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लिंग उत्तरदायी नीतियों, ठीक है, और समावेशी विनाशार को बढ़ावा देना, महिला किसानों की भूमि, वित्त और नई प्रौद्योगिकी जैसे AI और बाकी चीजों में बाजार तक सीधी पहुंच को सुनिश्चित करना, बीज मूल्य श्रृंखला जैसी प्रक्रियाओं को सरल बना करके महिलाओं को कृषि उद्यमी के रूप में विकसित करना। तो ये सारी चीजें जो है आपको यहां पर इसके उद्देश्य के रूप में देखने को मिली हैं। बाकी इस सम्मेलन में कुछ प्रमुख घोषणाएं की गई हैं। कौन कौन सी घोषणाएं की गई हैं वो ध्यान रखना चाहिए आपको। नंबर 1, दिल्ली घोषणा पत्र जो है इसमें अपनाया गया, यानी कि सम्मेलन के समापन सर्वसम्मति से दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया। इसके तहत पूरी दुनिया में कृषि खाद्य प्राणियों में महिलाओं पर एक वैश्विक गठबंधन, ग्लोबल अलायंस ऑन विमेन इन एग्री फूड सिस्टम स्थापित करने का आह्वान किया गया, जो कि क्या है अपने बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप पे। ये जो है अभी हाल में इसमें दिल्ली घोषणा पत्र के अंतर्गत इसको बनाए जाने की बात कही गई है। इट्स वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा फॉर एग्जामिनेशन, इसको नोट कर लीजिएगा। क्या नाम है इसका, ग्लोबल अलायंस ऑन विमेन इन एग्री फूड सिस्टम। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। जैसे ISA बनाया गया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया था, ठीक उसी प्रकार से महिलाओं को नेतृत्व प्रदान करने के लिए एग्रीकल्चर में इस प्रकार का एक नया जो है वैश्विक गठबंधन बनाया जाएगा। सेकंड, राष्ट्रीय जेंडर प्लेटफॉर्म, यानी कि ICAR के महानिदेशक डॉक्टर ML जाट ने घोषणा की है कि देश में एक राष्ट्रीय जेंडर प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है। यह मंच देश भर के 900 से अधिक संस्थानों, जिसमें कि ICAR संस्थान, कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालय शामिल हैं, को आपस में जोड़ेगा। इसका उद्देश्य कृषि में महिलाओं पर केंद्रित अनुसंधान और प्रशिक्षण को क्या करना, तेज करना है अपने आप में। तो 2 अहम घोषणाएं जो है इस पूरे आयोजन में की गई हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी भारत के परिप्रेक्ष्य में इसका महत्व, ठीक है, वैश्विक स्तर पर और विशेषकर भारत में कृषि श्रम
शक्ति का लगभग 60 to 70% हिस्सा महिलाओं का है, लेकिन भूमि के स्वामित्व, ऋण सुविधाओं और बाजार में निर्णय लेने की क्षमता में वे आज भी काफी पीछे हैं। यह सम्मेलन कृषि क्षेत्र में महिलाओं को केवल मजदूर या संरक्षक की भूमिका से निकाल करके मुख्य धारा के निर्णय निर्माता और उद्यमी बनाने की दिशा में भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये क्या है, निष्कर्ष है अपने आप में, ठीक है। बस तो इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना। अब इसी पर बेस्ड आपके सामने प्रश्न आ जाएगा, जिसका उत्तर आपको देना है। नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है जिसके उपलक्ष्य में यह वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय सतत कृषि वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष या फिर अंतर्राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष? बताइए इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा। बहुत आसान सा प्रश्न है, इट्स वेरी वेरी इजी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय कृषि, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष ना, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। बस आसान है। चलिए नेक्स्ट है, भारत का वस्तु व्यापारिक घाटा और भू राजनीतिक प्रभाव। अभी इस पर जो है एक डेटा जो है रिलीज किया गया है, इसी पर आज का ये पॉइंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी एक ऑफिशियल आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2026 में भारत के वस्तु व्यापार घाटे, ठीक है, में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही मध्य पूर्व यानी कि पश्चिम एशिया में हालिया भू राजनीतिक तनाव और होर्मुज जलडमरुमद यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाधित होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने निर्यात के मोर्चे पर लचीलापन दिखाया हुआ है। इस प्रकार का जियोपॉलिटिक्स इसमें चल रही है, बड़ी उठापटक है, इसके बावजूद भी हम सही स्थिति में हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। व्यापारिक आंकड़ों का विश्लेषण जो है मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के प्रमुख आंकड़े जो है यहां पर दिखाए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। जैसे व्यापारिक घाटे की बात करें तो फरवरी 2026 में भारत का वस्तु व्यापारिक घाटा कम होकर के 27.1 अरब डॉलर हो गया। जनवरी 2026 में यह घाटा 34.68 अरब डॉलर था। वस्तु निर्यात की अगर बात करते हैं तो फरवरी 2026 में देश का निर्यात बढ़कर के 36.61 अरब डॉलर हो गया, जो जनवरी 2026 में 36.56 अरब डॉलर था। यह मतलब बढ़ा है, देखिए यहां पर क्या है 36.56 है, यहां पर बढ़ गया। वस्तु आयात की बात करते हैं तो फरवरी 2026 में आयात घट करके 63.71 अरब डॉलर हो गया, जो कि कितना था पहले 71.24 अरब डॉलर था। तो ये कुछ अपने आप में आंकड़े अभी हाल ही में जारी किए गए, ध्यान रखिएगा। सालाना वृद्धि की बात करें तो यह भी डेटा यहां पर दिया गया, पढ़ लीजिएगा। बाकी जो भू राजनीतिक संकट है, मध्य पूर्व में तनाव, आर्थिक आंकड़ों के साथ साथ में वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों का सीधा प्रभाव व्यापार पर पड़ रहा है, ठीक है। और 28 फरवरी 2026 से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच सैन्य तनाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई है अपने आप पे, और इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। बाकी ये हॉर्मुज यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में मैंने आपको बताया है, ये आप इसका पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये जलमार्ग अपने आप पे कितना महत्वपूर्ण है ये मैंने आपको पहले भी कई सारे आर्टिकल और को मैंने आपको कराया हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें आप एक बार यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, भारत पर प्रभाव और कूटनीतिक रणनीति अपने आप पे, यानी कि ये जो चीजें चल रही हैं इसके बाधित होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लिखा हुआ है निर्यात प्रसार, यानी कि ये इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाधित होने से मध्य पूर्व के देशों को होने वाले भारतीय निर्यात जैसे कि चावल जैसी कृषि वस्तुओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, और शिपिंग लागत क्या है बढ़ गई है अपने आप में। ऊर्जा सुरक्षा और आयात विविधीकरण, पहले भारत अपने कुल ऊर्जा आयात का लगभग 50% हिस्सा हॉर्मुज जलडमरुमद के माध्यम से प्राप्त करता था। हालांकि भारत सरकार की सक्रिय ऊर्जा विविधीकरण नीति के कारण अब इस मार्ग पर निर्भरता कम हुई है। वर्तमान में भारत अपने कच्चे तेल की आवश्यकता का एक बहुत बड़ा हिस्सा रूस से आयात कर रहा है, जिसने इस संकट के दौरान भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। अगर रूस से हम नहीं ले रहे होते तेल तो मामला बिगड़ जाता बहुत बड़ा, लेकिन फिर भी लोग सरकार को कोसते रहते हैं, सरकार ने ये कि नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया। चलिए खैर, अब प्रश्न आ जाएगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार फरवरी 2026 में भारत का वस्तु व्यापारिक घाटा कम होकर के कितना हो गया है, बताइए। अभी बताया हमने आपको, है ना। कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत टफ है जो आप नहीं बता पाएंगे, इट्स वेरी इजी फॉर यू, है ना। आई थिंक 27.1 होगा क्या, ये भी होगा क्या, दिखते हैं। बिल्कुल 20 द राइट आंसर। चलिए, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस भाई साहब
हर साल 16 मार्च को यह राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट आपका, टिक लगाइए तुरंत टिक लगाइए, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये यहां पर लिखा हुआ है हर साल 16 मार्च को। जैसे अब आपका जो HU वाला जो एग्जाम होने वाला है ना, HU में प्रश्न आपके आराम से बन सकता है। इसमें भी हम लोग आगे टीकाकरण पर भी बात करेंगे कि कब कब किस किस में कौन कौन सा टीका लगाया जाता है, किस किस एज में, वो बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा HU के एग्जाम के लिए आपके। ठीक है, तो भारत में हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, ठीक है, मनाया जाता है। वर्ष 1995 में इसी दिन भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम की पहली खुराक दी गई थी भाई साहब। कब? 1995 में। ठीक है, यह दिवस बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा में टीकों की अहम भूमिका के प्रति जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से समर्पित है। ठीक है, अब आप एग्जाम में एक प्रश्न यहां भी बन जाएगा कि किस दिन जो है भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम की पहली खुराक दी गई थी। तो कब दी गई थी? 1995 में दी गई थी। ठीक है, टीकाकरण का महत्व यूनिसेफ के अनुसार, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, जिसको क्या बोलते हैं? यूनिसेफ बोलते हैं, और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, के अनुसार टीकाकरण का प्रभाव तभी सर्वाधिक होता है जब टीकों को बच्चे की उम्र के हिसाब से निर्धारित समय पर दे दिया जाए। बच्चे के, एक बच्चा है जिसको 4 से 5 साल के बीच में कोई टीका लगना है, अब आप उसको लगाएंगे 6ठे साल में तो उसका इंपैक्ट नहीं होगा। हर टीके का अपना एक टाइम पीरियड होता है। यह बात यूनिसेफ और WHO दोनों कहता है कि भाई टीकाकरण का, वैक्सीनेशन का इंपैक्ट तभी होगा जब उस वैक्सीनेशन को सही टाइम पर उस बच्चे को लगा दिया जाए। तो यह बात बहुत महत्वपूर्ण है और आपको बात ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है ना? चलिए, उम्र विशिष्ट संवेदनशीलता, कई बीमारियां एक विशेष आयु वर्ग में अधिक घातक होती हैं। उदाहरण के लिए पोलियो वायरस मुख्य रूप से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अपना शिकार बनाता है, इसलिए इसका बचाव इसी उम्र में अनिवार्य है। समय पर टीकाकरण न होने से शिशु मृत्यु दर और गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। नवजात शिशुओं और बच्चों के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, भारत सरकार के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत आयुवार टीकों का विवरण जो है नीचे यहां पर दिया गया है। ये मैंने यहां पर अलग अलग टीकों को अलग अलग टाइम पर लिख दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको एकदम नोट करिएगा। जैसे BCG बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। अब जन्म के समय, एट बर्थ, जन्म के समय BCG का टीका आपको लगाया जाएगा। आपको नहीं, मतलब कि आपके बच्चे को। ठीक है, या आपके घर में जो भी बच्चा जन्म लेगा। यह टीका तपेदिक यानी कि टीबी के गंभीर रूपों से बचाता है। दुष्प्रभाव, इंजेक्शन वाली जगह पर सूजन या हल्का बुखार इसमें जो है आ जाता है जब BCG का टीका लगाया जाता है तो। ठीक है, OPV 0 डोज, यह ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक है जो मुंह में पिलाई जाती है। अब आपसे पूछ लेगा कि इस वैक्सीनेशन, मतलब इसकी ये जो OPV जो 0 डोज है ये किसके लिए होती है? आप कहेंगे ये पोलियो वैक्सीन है, अपने आप में ओरली इसको डाला जाता है। हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं, लीवर के वायरस संक्रमण से बचाव करता है और ये सब जो है एट बर्थ आपको दिए जाते हैं। ठीक है, ये तीनों चीजें एट बर्थ, हेपेटाइटिस बी का टीका, ठीक है, ये लीवर का वायरल फंक्शन वायरल डिजीज होती है अपने आप पे, जिसको रोकने के लिए दिया जाता है। और ये तीनों अब ऊपर, दोनों ऊपर वाली BCG, OPV और ये अपने आप में। अब 6 सप्ताह की आयु पर यानी कि 1.5 महीने पर ये क्या होता है? इसमें OPV कौन सा टीका दिया जाएगा? OPV 1, तो पेंटावेलेंट 1, रोटावायरस वैक्सीन फर्स्ट और PCV सेकंड। बचाओ, ये टीके जो हैं जो यहां पे लिखे हैं, ये टीके कुल मिलाकर के डिप्थीरिया, पार्टोसिस यानी कि खाली खांसी, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी, हिब, रोटावायरस जिसमें गंभीर दस्त आता है, निमोनिया, मेनिंजाइटिस और पोलियो से सुरक्षा प्रदान करते हैं। कौन? ये OPV 1, पेंटावेलेंट 1, रोटावायरस वैक्सीन फर्स्ट और PCV सेकंड, सॉरी PCV फर्स्ट। ये इतने चीजों के लिए बचाव के लिए दिए जाते हैं। अब आप एग्जाम में पूछेगा प्रश्न भाई साहब, और उम्र क्या है? 6 सप्ताह यानी कि 1.5 महीने की आयु पर बच्चों को दिया जाएगा। दूसरा, 10 और 14 सप्ताह की आयु पर, 10 सप्ताह पर पेंटावेलेंट 2, OPV 2, रोटावायरस 2, 14 सप्ताह पर 14 सप्ताह पर, ये 10 सप्ताह पर, ये 14 सप्ताह पर, पेंटावेलेंट 3, OPV 3, रोटावायरस 3 और PCV 2। सामान्य दुष्प्रभाव की अगर बात करें तो इंजेक्शन वाली जगह पर हल्का दर्द, सूजन, चिड़चिड़ापन और हल्का बुखार जो कुछ दिनों में स्वतः ठीक हो जाता है, उसके दिया जाता है। ठीक है, ये कुछ वैक्सीनेशन है अपने आप में। 9 से 12 महीने की आयु पर खसरा, रुबेला, MR फर्स्ट, खसरा और रुबेला जैसी घातक बीमारियों और उनके कारणों से होने वाले जन्मजात दोषों से बचाव करता है ये। ठीक है,
जापानी इंसेफेलाइटिस मच्छरों से फैलने वाले गंभीर दिमागी बुखार से बचाव के लिए ये होता है, ठीक है। जापानी इंसेफेलाइटिस जेई फर्स्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पीसीबी बूस्टर न्यूमोकोकल बीमारियों के खिलाफ प्रतिरक्षा को मजबूत करता है। बूस्टर खुराक ये 16 से 24 महीने से लेकर के 16 वर्ष तक दी जाती है। 16 से 24 महीने में MR2, JE2, DPT बूस्टर 1 और OPV बूस्टर। 5 से 6 साल DPT बूस्टर 2 इसको जाने से पूर्व अत्यंत आवश्यक होता है। 10 वर्ष और 16 वर्ष इन दोनों आयु पड़ावों पर टिटनेस और डिप्थीरिया की एक खुराक दी जाती है जो घाव या चोट होने से होने वाले टिटनेस संक्रमण से बचाती है। तो इतने टीके हैं जो कि आपकी एचयू वाले एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है, खास करके। बाकी तो है ही इंपॉर्टेंट, इसमें नो डाउट, बट एचयू के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब भैया बन जाएगा प्रश्न इसी पर, ठीक है। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को तपेदिक से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टीका लगाया जाता है? हेपेटाइटिस बी, रोटावायरस, पेंटावेलेंट, बीसीजी या कोई और? बीसीजी होगा, है ना, आई थिंक, ठीक है। डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल। चलिए, मथुरा धर्म मेला भी चर्चाओं में था, तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने मथुरा धर्म मेले के अवसर पर सभी श्रद्धालुओं और प्रतिभागियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। यह विशेष मेला आयोजन पूर्ण ब्रह्म श्री श्री हरिश्चंद्र ठाकुर जी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। यह पॉइंट आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, और इनका योगदान अपने आप में भारतीय इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। अगर हम इनके पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो श्री श्री हरिश्चंद्र ठाकुर जी का जन्म अविभाजित बंगाल, वर्तमान में बांग्लादेश के ओरांकांडी में के एक अत्यंत पिछड़े और हथियासिये पर रहने वाले समुदाय में हुआ था। अब देखो, मथुरा धर्म मेले को लेकर के पीएम मोदी ने ट्वीट किया था, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अगर सामान्य मेला आदि होता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब भी किसी मेले के बारे में, किसी आयोजन के बारे में, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में राष्ट्रपति या पीएम के द्वारा अगर कोई ट्वीट किया था तो वो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए, सामाजिक सुधार की बात की तो उन्होंने बड़े स्तर पर छुआछूत, जातिगत भेदभाव, सामाजिक असमानता के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया। उन्होंने मार्गदर्शन के रूप में उनके विचार मुख्य रूप से गरिमा, समानता और शुद्ध भक्ति पर आधारित थे। उन्होंने समाज के उत्पीड़ित वर्गों, ठीक है, को सत्य, श्रद्धा और सामूहिक उत्थान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। मथुरा संप्रदाय, उनकी संस्कृति के बारे में अगर जानते हैं आप तो सुनिए कि स्थापना इसकी श्री श्री हरिश्चंद्र ठाकुर जी ने मथुरा संप्रदाय की स्थापना की थी। उनके अनुयायियों को मथुरा कहा जाता है। तो ये पूछ लेगा कि भाई मथुरा संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो आप कहेंगे श्री श्री हरिश्चंद्र ठाकुर जी ने की थी, ठीक है। मथुरा संप्रदाय इंपॉर्टेंट है, जान के। संस्कृति और दर्शन, मथुरा संस्कृति की समृद्ध जीवंत परंपराएं गहरी आध्यात्मिक शक्ति और समानता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, ठीक है। यह संप्रदाय कर्म कांडों के बजाय स्वयं दीक्षा, सेल्फ रियलाइजेशन, प्रेम और भक्ति पर जोर देता है। सामाजिक प्रभाव की अगर बात करते हैं तो यह दर्शन और परंपराएं भारत के सामाजिक ताने बाने को मजबूत बनाने और हाशिए पर समुदायों को मुख्य धारा में लाने में अहम भूमिका निभाती हैं। पश्चिम बंगाल में मथुरा समुदाय की एक बड़ी और प्रभावशाली आबादी जो है निवास करती है। कहां पर? जो है आपके पश्चिम बंगाल में। तो मथुरा समुदाय की स्थापना किसने की थी? मथुरा समुदाय का खासकर निवास कहां पर है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को ध्यान रखिएगा और इसके मेले के बारे में प्लस। चलिए, बाकी सरकार इन पर जो है लगातार काम कर रही है, ठीक है। सरकार मथुरा समुदाय के कल्याण के और सशक्तिकरण और उन्हें समाज में उचित सम्मान दिलाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। हाल ही के वर्षों में सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम जैसे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम का विशेष रूप से मथुरा जैसे विस्थापित और शरणार्थी समुदायों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के सामने देखे जा रहे हैं, अगर प्रॉपर जो है ये हो जाता है तो। चलिए, अब बताइए प्रश्न हम लोग इस पर। हाल ही में चर्चा में रहा मथुरा धर्म मेला मुख्य रूप से किस महान समाज सुधारक और आध्यात्मिक गुरु की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद, श्री नारायण गुरु, श्री हरिश्चंद्र ठाकुर जी या राजा राममोहन राय? अभी हमने आपको बताया था, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ये श्री श्री हरिश्चंद्र ठाकुर जी। बस सी इज द राइट आंसर, आसान है अपने आप में, ठीक है। चलिए, सिंहगढ़ किले पर अभी हाल में पर्यटकों पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया था। उसमें जो है 25 पर्यटक घायल हो गए थे। इसीलिए जो है ये जो स्थान है वो अपने आप पे चर्चा का कारण बना, सुर्खियों में रहा, ठीक है। क्या? सिंहगढ़ किला, ठीक है। सिंहगढ़ किला, सिंहगढ़ किला जिसे पहले कोंढाणा के नाम से भी जाना जाता था, महाराष्ट्र के पुणे के पास सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित एक प्राचीन पहाड़ी किला है और माना जाता है कि यह लगभग 2000 साल क्या अपने आप में पुराना है।
क्या, सिंहगढ़ किला अपने यहाँ पे। इस किले पर 1340 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने कब्जा कर लिया था और बाद में इस पर निजाम शाही वंश का नियंत्रण रहा अपने आप में, ठीक है। इसके अलावा शिवाजी ने 1647 में इस किले पर कब्जा किया था, लेकिन पुरंदर की संधि के तहत इसे मुगलों को सौंप दिया गया। 1670 में सिंहगढ़ की लड़ाई के दौरान तानाजी मालुसरे ने इसे फिर से जीत लिया, जिसमें उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस जीत के बाद किले का नाम बदल करके सिंहगढ़ शेर का किला रख दिया गया था। तो ये बात है। और पुरंदर की संधि बड़ी इंपॉर्टेंट, क्या, पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि। ये मैं आपको देता हूं टास्क पढ़ने के लिए। आज का ये होमवर्क है आपका, ये टास्क 1 है भाई साहब, टास्क 1। और टास्क 2 में अगर मैं आपसे कहूं तो क्या पढ़ना है आपको, सारे डिजीज, DISEASE जितने भी डिजीज हैं, ठीक है, ये टास्क 2 है, उसको आपको रिवीजन करना है आज, ठीक है। कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, चाहे वो वायरल डिजीज हो, चाहे वो अपने आप बैक्टीरियल डिजीज हो, चाहे प्रोटोजोन डिजीज हो, चाहे वो जो क्रीम होती है उनसे रिलेटेड डिजीज हो, उनको आप लोग को पढ़ना अच्छे तरीके से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चाहे वो आपकी जो है सॉइल बॉर्न डिजीज हो अपने आप में। तो डिजीज और चैप्टर को एक बार पढ़ लीजिएगा। ये टास्क नंबर 1 और टास्क नंबर 2 है आपका आज का, ठीक है। चलिए अब बताइए आप लोग इसका उत्तर क्या हो जाएगा। सिंहगढ़ फोर्ट जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में है? नंबर 1 महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। तो अभी हमने आपको बताया था कहां पर है, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। चर्चाओं में क्यों रहा है? क्योंकि यहां पर पर्यटकों पर बंदूकों के झुंड ने हमला कर दिया था। कहां पर? सिंहगढ़ किले में, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में है। और शिवाजी ने पुरंदर की संधि के तहत इसको मुगलों को सौंप दिया था, याद रहेगा। चलिए शेषनाग 150 एक लंबी दूरी का स्वार्म अटैक ड्रोन है, जिसे भारत में डीप स्ट्राइक सैन्य मिशनों के लिए विकसित किया जा रहा है। इसे न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज NRT द्वारा विकसित किया जा रहा है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मानव रहित प्राणियों और स्वार्म रोबोटिक्स पर क्या है, बेस्ड है अपने आप में, ठीक है। यह एक सहयोगी स्वार्म ड्रोन है, जिसका अर्थ है कि कई ड्रोन लक्ष्यों पर सिचुएशन हमले करने के लिए स्वतंत्र रूप से समन्वय कर सकते हैं अपने आप में, ठीक है। यही पॉइंट खास है आपके लिए। इस ड्रोन का वजन लगभग 150 किलोग्राम है और यह 25 से 40 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है, जिसमें ऐसे विस्फोटक वारहेड शामिल हैं जो बुनियादी ढांचे या सैन्य वाहनों को नुकसान पहुंचाने में क्या है, अपने आप में सक्षम है। तो ये कई सारे पॉइंट हैं जो आपको एक एक करके क्या करने हैं, याद रखने हैं, ठीक है ना। चलिए अब आ जाइए आप लोग यहां पर आगे। शेषनाग 150 किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि DRDO के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के द्वारा, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज NRT के द्वारा, या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के द्वारा? बताइए। बहुत टफ नहीं है भाई साहब, ठीक है, बहुत आसान है ये भी आपके लिए, ये नहीं कि बहुत टफ हो गया, सिंपल सी बात है बॉस। की क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर C, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज। अच्छा, इसके अलावा ये जो आपका DRDO हो गया, HAL हो गया, BEL हो गया, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट। इनके बारे में अलग से प्रश्न बनता है, फैक्चुअल डेटा के रूप में प्रश्न बनता है यहां से कई बार, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा किसी भी रूप में आप लोग, ठीक है ना। तो ये तीनों कर लीजिएगा अलग अलग से आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनावरण कटाव की अलर्ट सिस्टम, अनावरण वनों की कटाई अलर्ट सिस्टम। हाल ही में भारतीय वन सर्वेक्षण ने अनावरण वनों की कटाई अलर्ट सिस्टम से राज्यों के साथ वनों के नुकसान के बारे में अलर्ट साझा बंद कर दिया है, ठीक है। अनावरण वनों की कटाई अलर्ट सिस्टम भारतीय वन सर्वेक्षण यानी कि FSI, ठीक है, द्वारा संचालित किया जाता है। अनावरण पोर्टल 2024 में सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके वनों की कटाई की निगरानी के लिए शुरू किया गया था अपने यहाँ पे। तो ये खास पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है अल्टीमेटली, ठीक है। चलिए, यह वनावरण के नुकसान का पता लगाने और फील्ड इंस्पेक्शन के लिए हर 15 दिन में लोकेशन आधारित अलर्ट भेजने के लिए सैटेलाइट डेटा और मशीन लर्निंग का क्या करता है, उपयोग करता था। यह सिस्टम बड़े पैमाने पर जियो स्पेशियल डेटा एनालिसिस के लिए गूगल अर्थ इंजन पर चलता है अपने आप पे। यह सेंटिनल सेकंड इमेज का उपयोग करता है और बादल या मानसून के मौसम के दौरान निगरानी के लिए सेंटिनल फर्स्ट सिंथेटिक एपर्चर रडार SAR को इंटीग्रेट करता है। तो ये चर्चाओं में ध्यान रखिएगा इसको भी, ठीक है। अब इसी पर बन जाएगा प्रश्न आपके छोटा सा ऑब्जेक्टिव प्रश्न, बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं किसी भी रूप में आप लोग, ठीक है ना। चलिए
अनावरण वनों की कटाई अलर्ट सिस्टम की किस संगठन द्वारा संचालित होता है अपने आप पे? इसरो या एफएसआई या राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र या भारतीय वन्यजीव संस्थान? सिंपल सी बात है, भारतीय वन सर्वेक्षण, बी वाला होगा, है ना। देखो भैया, बिल्कुल बी होगा। अब ये जो आपका इसरो है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ये भी टास्क है आपका, ये टास्क नंबर 4 हो जाएगा आपका, है ना। इसके बाद टास्क नंबर 3 था, ये टास्क नंबर 4 हो जाएगा। भारतीय वन्यजीव संस्थान के बारे में प्रश्न पूछता है, कहां पर है, कब इसकी स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र, इसमें एक आपका आता है IIRS, क्या आता है? IIRS, IIRS, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेसिकली इंडियन, ये मैं बात करता आपसे, IIRS इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहली बात तो मैंने बता दिया आपको कि ये हो जाएगा बी वाला हो जाएगा अपने आप में, ठीक है। लेकिन अब इन तीनों के बारे में, एक सी वाले ऑप्शन के बारे में, डी वाले ऑप्शन के बारे में और ए वाले ऑप्शन के बारे में आपको पढ़ देना है, क्योंकि इन तीनों के बारे में अलग अलग से पढ़ता है। एक पॉइंट होता है IIRS, क्या होता है ये IIRS? इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, IRS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, ठीक है, रिमोट सेंसिंग, ठीक है। तो ये कहां पर है? ये IIRS कहां पर है? ये आपका देहरादून में है, ठीक है, देहरादून में है। यहां से जो है आप 6 मंथ का 1 ईयर का जो है डिप्लोमा ले सकते हैं और कई सारी जगहों पर काम आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है। और बाकी भारतीय वन्यजीव संस्थान, और ये आपका टास्क नंबर 4 है भाई साहब, ठीक है, टास्क 4 है आपका, इसको करना है आपको, होमवर्क है आपका। इसके पहले हमने टास्क 3 दिया था आपको, ठीक है। चलिए, तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए, भारत नेट प्रोजेक्ट चर्चाओं में रहता ही रहता, आप जानते होंगे। तो भारत नेट प्रोजेक्ट ने हाल ही में भारत की 2.15 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क 5G सेवाओं और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के विस्तार में सहायता की हुई है, ठीक है। यह भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। इसका उद्देश्य क्या है? मोबाइल ऑपरेटरों, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और केबल टीवी ऑपरेटरों जैसे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को ओपन ब्रॉडबैंड एक्सेस जो है क्या करना है? उपलब्ध कराना है। ये इसका क्या है? मोटो है अपने आप पे, ध्यान रखिएगा इस बात को भी, ठीक है। चलिए, तो अब बन जाएगा प्रश्न इस पर छोटा सा कि भाई भारत नेट प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? नंबर 1, रक्षा बलों को सैटेलाइट संचार सुविधा प्रदान करना, भारत की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना, महानगरों में 5G नेटवर्क स्थापित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को विस्तार करना। बहुत आसान सा उत्तर है इसका, क्या हो जाएगा बताओ? सिंपल सी बात है, बी वाला होगा, है ना। कुछ और होगा? यही होगा, बिल्कुल। चलिए, अब आपके लिए छोटा सा प्रश्न है, बताइए। अब आप लोग इसका उत्तर प्लीज जरूर दीजिएगा, बहुत हम्बली मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है? ठीक है, 15 मार्च, 16 मार्च, 10 जनवरी या फिर 24 अप्रैल को, ठीक है। प्लीज इसका उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब मेंस के लिए एक प्रश्न है आपके सामने। बंगाल के हाशिए पर स्थित समुदायों के सामाजिक आध्यात्मिक स्थान में श्री श्री हरिचंद्र ठाकुर जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। वर्तमान परिदृश्य में मथुआ संप्रदाय के सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालिए। 200 शब्दों में आपको लिखना है, 12 अंकों में आपको लिखना है इसको, ठीक है। तो बड़ा अच्छा सा ये प्रश्न है अपने आप में। इसको लिख करके आप चाहें तो हमें भेज सकते हैं हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 860, ठीक है, 4409-201 पर। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई भी बातचीत एग्जाम से रिलेटेड करनी है, प्रिपरेशन रिलेटेड करनी है, तो आप निःसंकोच होकर इस नंबर पे आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के विकास में पर्यटन और जैविक कृषि और सांस्कृतिक विरासत की भूमिका का विश्लेषण कीजिए और सिक्किम के उदाहरण के साथ इसको स्पष्ट कीजिए। ये कल मैंने आपको उत्तर प्रश्न दिया था, जिसको यहां पर आप इमेज के माध्यम से अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं कि इसमें हमने क्या क्या चीजें रखी हैं। जैसे कि अगर पूर्वोत्तर भारत के विकास के संदर्भ के स्तंभ में पर्यटन, जैविक कृषि और संस्कृति पर बात करें तो इसमें जैविक कृषि की बात करें तो रासायनिक मुक्त खेती पर्यावरण संरक्षण करती है और किसानों को उनके उत्पादों को अधिक मूल्य देती है, ठीक है। मूल्य होगा यहाँ पर, ठीक है। कुछ कुछ इसमें हिंदी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। सांस्कृतिक पहचान और एकता मजबूत होती है, पैटर्न और संस्कृति का समन्वय होता है, ठीक है।
इसके अलावा भारत का पहला 100% जैविक राज्य सिक्किम है, आप जानते होंगे अपने आप में, यह भी खास है। ठीक है, और इसके अलावा पर्यटन और रोजगार और बुनियादी ढांचे की अगर बात करते हैं तो यहां स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करता है और अपने आप में जन सुविधाओं को और ज्यादा मजबूत करने का प्रयास करता है। तो कई सारी बातें हैं जिसको आपको यहां पर विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, बाकी पर्यटन की भूमिका यहां पर मैंने अलग से लिख दिया, मुख्य योगदान क्या क्या है ये लिख दिया मैंने यहां पर, जैविक कृषि की क्या भूमिका है ये लिख दिया, महत्व इसका क्या है ये लिख दिया, सांस्कृतिक विरासत की भूमिका क्या है ये लिख दिया, यहां पर महत्व इसका एक एक करके हमने हेडिंग टू हेडिंग और इसका अपने आप में जो है सब यहां पर अच्छे से लिखना शुरू कर दिया है। तो ये सब आप प्लीज इसको अच्छे से लिखने का प्रयास कीजिएगा। निष्कर्षता पूर्वोत्तर भारत के विकास में पर्यटन, जैविक कृषि और सांस्कृतिक विरासत परस्पर पूरक हैं। उचित नीतियों और आधारभूत सुविधाओं के विकास से यह क्षेत्र सतत और समावेशी विकास का मॉडल बन सकता है, जिसका सबल उदाहरण सिक्किम है अपने आप में। तो ये एक अच्छा सा आपके सामने एक जो है था। बाकी यहां पर हमारे सामने कई सारे कोर्सेज चलते हैं, आप इसमें जो है एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कोर्सेज हैं, उनकी फीस यहां पर लिखी गई है, आप आराम से इसमें कॉल मैसेज करके हमसे बातचीत कर सकते हैं और किसी भी कोर्स को लेना होगा उस कोर्स का नाम लिख करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके लिए यहां पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप इस पर बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग मिलेंगे कल एक अगली क्लास में। बाकी जो है आगे बढ़ते रहिए आप लोग, और कल से संभवतः नवरात्र शुरू है, तो आप कुल सभी लोगों को नवरात्र की अग्रिम शुभकामनाएं हैं। कल एक नया प्रण लीजिएगा, एक नया संकल्प लीजिएगा आगे बढ़ने का। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु D-Code एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROA परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की PCS प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। D-Code एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROA परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8504409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है।
इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़ें। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।